मेरे साथ इस समय जिला प्रतापगढ़ के भूतपूर्व विधायक श्री ब्रजेश सौरभ जी हैं। पहले तो मैं ब्रजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि अपने बहुत ही व्यस्त समय से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद आपको भी। तो ब्रजेश जी, सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जो वक्तव्य दिया जा रहा है, विवादित बयान दिए जा रहे हैं, इससे अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने भी अपना अपना बयान जारी करना शुरू कर दिया है। और अभी बात करते हैं कल की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया। वो ट्वीट पढ़ करके मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि तत्कालीन उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम द्वारा उद्घाटित संपूर्णानंद मूर्ति का गंगा जल से धोना, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के रिक्तोपरांत मुख्यमंत्री आवास को गोमूत्र से धोना व राष्ट्रपति कोविंद जी को सीकर ब्रह्मा मंदिर में प्रवेश ना देना शूद्र होने का अपमान नहीं तो क्या है। तो ये लगातार जो विवादित बयान दिए जा रहे हैं, इसमें मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी स्वयं में एक विवाद पुरुष हैं और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि लोग पूछते हैं कि आखिर वो किस धारा में रहने वाले राजनीतिक व्यक्ति हैं। मेरा उनसे सवाल है कि बाबू जगजीवन राम जी के सम्मान की बात, या कोविंद जी के सम्मान की बात, या अखिलेश जी के बाद जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के शपथ लेते हैं और उस आवास में जाते हैं, तो ये आरोप लगाना कि उसको गंगा जल से स्वच्छ किया गया, धुलवाया गया, मैं पूछ रहा हूँ कि जब उनके मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिलना था तब तो ये प्रश्न नहीं उन्होंने उठाया था। जब गौरी गणेश की अवमानना और उनका अपमान करने वाला स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनता है और मंत्रिमंडल का सदस्य बनता है, तब वो सारी जाति विद्वेष और जितनी कुत्सित मानसिकता है उनकी धुल जाती है। लेकिन जैसे ही वो सत्ता से पैदल होते हैं और सत्ता में उनकी सहभागिता खतरे में पड़ती है, तो उनको जातीय गणना और न जाने कितने अपमान सब बातें याद आने लगती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को तब क्यों नहीं याद आया जब भारतीय जनता पार्टी में सरकार के अंग थे, तब उन्होंने बाबू जगजीवन राम जी की व्यथा क्यों नहीं कही, तब उन्होंने रामनाथ कोविंद जी के बारे में क्यों नहीं कहा। प्रश्न यह है कि यह एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हमारे हिंदू समाज को बांटने के लिए एक साजिश ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य उसका एक एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। तो अभी जैसा कि मैंने देखा है, मैंने सुना है कि सपा कहीं ना कहीं ये तैयारी कर रही है कि जातीय जनगणना को चाहती कि जातीय जनगणना हो, जिससे कि उनको उसका लाभ मिल सके। तो क्या ये जातीय जनगणना होना बेहतर है, या आपकी नज़रों में क्या है इसके बारे में कहना? जब यहाँ पर हम कहते हैं कि 80% और 20% की लड़ाई की बात चल रही है हमारे देश में, तो वहाँ पर जातीय मतगणना या जातीय आधार पर गणना कराना, ये मांग करने वाले निश्चित तौर पर देश को खंड खंड में देखना चाहते हैं, क्योंकि 80% राष्ट्रवादी और 20% राष्ट्र विरोधी तत्वों के बीच यहाँ पर विभेदन करना है। तो आज की तारीख में जो स्वामी प्रसाद मौर्य और जिस पार्टी में हैं और उनके नेतागण वो 20% की संख्या वाले लोग हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के विरुद्ध देश में जो षड्यंत्र होते हैं उनको कहीं ना कहीं वो परवान चढ़ाना चाहते हैं। तो इसी क्रम में देखिए, इसमें मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से देखा जाए तो सपा इस चीज़ को फेवर कर रही है, और उसी सपा में ही अभी मैंने एक वक्तव्य सुना था जिसमें पल्लवी जी के द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था। वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से अपने आप को अलग करती हैं और उनकी विचारधारा इस तरीके इसमें अलग है। तो क्या सपा पार्टी में दो तरीके से विचारधाराएँ चल रही हैं क्या? देखिए, सपा किसी विचारधारा पर इस वक्त काम कर ही नहीं रही है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी चिंतन के तो कोई व्यक्ति वहाँ पर रह ही नहीं गए हैं। इसलिए अब वो इस धारा पर बात करें तो हम लगता है कि ये बहुत बड़ा मजाक का विषय है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि समाजवादी पार्टी जिस
उद्देश्य से और जिस लक्ष्य को लेकर के देश में जातीय आधार पर गणना कराना चाहती है, वो गणना मोदी जी और योगी जी के रहते कभी संभव इसलिए नहीं है क्योंकि वो पूरे देश को लेकर चलना चाहते हैं, किसी जाति और बिरादरी की बात नहीं कर रहे हैं। जी। तो अगर इस तरीके की जो कोई गणना की बात कर रहे हैं, अब पल्लवी जी ने क्या बयान दिया, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, वो तो मैंने देखा नहीं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि सारे लोग निश्चित तौर पर ये जाति आधार पर अपनी रोजी रोटी चलाना चाहते हैं, राजनीतिक उद्देश्य से हल करना चाहते हैं, इसके पीछे और दूसरा कोई देश के प्रति कोई इनकी जिम्मेदारी नहीं है। चलते चलते मेरा एक आपसे आखिरी सवाल है, अभी 1 तारीख को बजट पेश किया गया और इस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सर्वथा विकासोन्मुखी बजट पिछले 5 सालों से, जब से आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने वित्त मंत्री का दायित्व संभाला, पूरे देश को किसी भी क्षेत्र में विकास की अगर आप लाइन देखना चाहते हैं तो चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे हमारी रक्षा मामलों में हो, और अगर आप हाईवेज, नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और रेलवेज, इवन एयरपोर्ट्स, इन सारे क्षेत्रों में अगर आप आमूलचूल परिवर्तन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम प्रतियोगी देश के तौर पर दिखने लगे हैं, तो निश्चित तौर पर ये बजट सबको ध्यान में रख करके किया गया है। इसमें मध्यम वर्ग को तो विशेष तौर पर और जो कर्मचारी बंधु थे उन सबको विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखा गया कि उन लोगों को भी देश में रहते हुए किसी भी तरीके से परिवार को संभालने में असुविधा नहीं होनी चाहिए। ये हमारी सरकार ने काम किया है। ये थे हमारे साथ प्रतापगढ़ जिले के भूतपूर्व विधायक ब्रजेश